हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके जीएस के अंतर्गत बनने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का पहला प्रश्न लेंगे। प्रश्न है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है जर्मनी, सी है यूएसए और डी है रूस। तो ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक जो पहाड़ियाँ हैं वह स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यूएसए में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए है धर्म पर आधारित हैं, बी है योग पर, सी है विधि यानी कि कानून पर, डी है दर्शन पर। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह किस पे आधारित हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है आपके सामने मृदंगम, बी है बांसुरी, सी है शहनाई और डी है सरोद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा उससे पहले हम जान लें कि जो शहनाई वादक हैं उसके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे बिस्मिल्लाह खां। सरोद वादक कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बांसुरी वादक का जो संबंध है वह पन्नालाल घोष से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ बांसुरी वादन में आपके हरिप्रसाद चौरसिया का भी नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? मतलब संविधान की जो अंतिम रूप से व्याख्या है वह कौन करता है? ऑप्शन ए है कार्यपालिका, बी है विधायिका, सी है न्यायपालिका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का जो अंतिम रूप से व्याख्याता है वह कहलाती है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ है यक्स। अब इसमें आपको उत्तर भरना होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ है कृषि के लोगों को हटाना और उन्हें उद्योगों में लगाना है, या ऑप्शन बी है श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन करना। अगला आपके सामने ऑप्शन है विद्यमान उद्योगों को बंद करने का सुनिश्चित प्रयास करना। इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत हैरू में कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यमान उद्योगों को बंद करने का सुविचारित प्रयास करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत जो हैरू शब्द है इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल क्यों हैं? जो पश्चिमी देश में मजदूर हैं उनकी तुलना में जो भारतीय श्रमिक हैं वह कम कुशल हैं, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए है आपके सामने मजदूरी का निम्न स्तर होना, बी है मजदूरों को प्रदान की गई पूंजी की निम्नतम गुणवत्ता, ऑप्शन सी है निरक्षरता का उच्च स्तर, या ऑप्शन डी है मजबूत ग्रेड यूनियन। तो पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारतीय श्रमिक कम कुशल हैं, जिसका कारण जो है वह सबसे बड़ा कारण है निरक्षरता का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, निरक्षरता के कारण क्या होता है कि जो श्रमिक है वे सिर्फ श्रम से यानी कि अपने शारीरिक बल से ही कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो उनके कार्य करने की पद्धति है वह परंपरागत रूप से जो चली आ रही है सिर्फ उसी का प्रयोग करते हैं। जबकि अन्य या पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पर जो श्रमिक हैं वह कुछ ना कुछ जो है शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल निरक्षर नहीं होते, ताकि उनके अंदर नए नए आइडियाज़ भी आते रहते हैं और कार्यों को करने की अलग अलग पद्धतियाँ भी विचलित होती हैं, जिसके कारण वह क्या होते हैं, अधिक कुशल कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसे किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्राकृत, बी है पाली, सी है खरोष्टी और डी है संस्कृत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संस्कृत भाषा का जो प्रथम शिलालेख माना जाता है वह जूनागढ़ का शिलालेख है। पाली भाषा की बात की जाए तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने उपदेशों में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण भाषा रही है, और प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म में महावीर स्वामी जी के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया गया है, और खरोष्टी ग्रीक अरमाइक लिपि में अशोक ने अपने शिलालेखों को लिखवाया था। तो ये तीनों ही भाषाएं भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लाला लाजपत राय और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनके रूप में जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहीं पर आप बाल गंगाधर तिलक से भी रिलेटेड एक प्रश्न जरूर याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को एक उपमा दी गई है और इन्हें उपमा दी गई है भारतीय असंतोष का जनक। इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक कह करके किसे बुलाया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और ऐसा कहने वाले इन्हें कौन थे? तो भारतीय असंतोष का जनक इन्हें वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ऐसा किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल जी ने इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। तो 2 प्रश्न आपके 3 यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और अगर बात की जाए लाला लाजपत राय की और दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है, जिस कारण जो है इन्हें जाना जाता है। तो धन निष्कासन का संबंध किससे है? तो धन निष्कासन का जो संबंध है वह है दादा भाई नौरोजी से। इन्होंने आय पे आधारित जो सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसमें इनका नाम आ जाता है। तो यहाँ से आपके जितने क्वेश्चन तैयार होते हैं उन्हें एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करेंगे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है भारतीय असंतोष का जनक। ऐसा कहने वाले इन्हें कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ है। अगले प्रश्न के क्रम में देखेंगे और प्रश्न आपके सामने भूगोल से संबंधित आ गया है कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो पृथ्वी है उसमें तापमान में जो वृद्धि हो रही है वह किस कारण हो रही है? वो भी गर्भ के यानी कि पृथ्वी के अंदर। तो ऑप्शन ए है दबाव, बी है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, या सी है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन दोनों, या ऑप्शन डी है विकल्प कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन दोनों ही मुख्य कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हेरू, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हेरू, ऑप्शन ए है कावारत्ती एवं न्यूमूर हैं, बी है पम्बन एवं बैरन है, सी है बैरन एवं नारकोंडम है और डी है अंडमान निकोबार या लिटिल निकोबार है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हेरू जो कि बैरन और नारकोंडम है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न सदिर भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीन नाम है? जो सदिर है वह भारत की किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? ऑप्शन ए है कथक का, बी है ओडिसी का, सी है भरतनाट्यम का, डी है मोहिनीअट्टम का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम है वह सदिर था और ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे मोहिनीअट्टम कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। और ओडिसी का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध ओडिशा से है। यही आप याद रखेंगे। यदि यक्षगान पूछा जाए तो उसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक से। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है त्रिंकोमाली, बी है कोलंबो, सी है गाले, डी है कैंडी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो में स्थित है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये दोनों ही नियुक्तियां आपकी स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा अपने मूल रूप में एक्स में प्रारंभ की गई। जो मुद्रा परिवर्तनीयता की अवधारणा है वह किस रूप में आरंभ की गई? ऑप्शन ए है टेलर समझौता, बी है वेल्स समझौता, सी है ब्रिटेन वुड्स समझौता और डी है साइमंड्स समझौता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुद्रा परिवर्तनीयता की जो अवधारणा है वह मूल रूप से ब्रिटेन वुड्स समझौते पर आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है भारत ने सिक्कों की दशमलव प्रणाली को
एक्स में परिवर्तित किया? भारत ने सिक्कों की दशमलव प्रणाली को कब परिवर्तित किया? ऑप्शन ए है आपके सामने अप्रैल 1958 में, बी है अप्रैल 1959 में, सी है अप्रैल 1995 में, डी है अप्रैल 1957 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अप्रैल 1957 में भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली को परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जिसमें सबसे प्रथम बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए है आपके सामने तांड्य ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है गोपथ ब्राह्मण और डी है कौशिकी ब्राह्मण। तो ये शतपथ ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण, ये गोपथ ब्राह्मण जो आपका भाग है, अंग है, ये आपका अथर्ववेद का हो जाता है। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो गोपथ। कौशिकी और शतपथ ये आपके दोनों हो जाते हैं ऋग्वेद के। किसके हो जाते हैं? ऋग्वेद के भाग हो जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं। तो जो वैदिक ग्रंथ का बात की जाए, पहली बार पश्चिमी और पूर्वी सागर का उल्लेख देखने को मिलता है, वह मिलता है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। अब आप याद रखेंगे कि वेद कितने हैं, तो वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन्हीं वेदों को सरलतम रूप में समझने के लिए इन पर आधारित एक टीका लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई और जिसे कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे ही आपके अंतर्गत मैंने बताया है कि ऋग्वेद के लिए लिखे गए शतपथ और कौशिकी, और इसके बाद आपके अथर्ववेद के लिए कौन सा लिखा गया? गोपथ ब्राह्मण, क्योंकि ये वेदों की क्या थी? सरलतम रूप में लिखी गई एक प्रकार की पुस्तकें थी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला है कि मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में आया था? तो मीर हसन देहलवी किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था। और अलाउद्दीन खिलजी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो नाप तौल में कमी करने पर या चोरी करने पर उतना ही मांस कटवा लेता था। तो जो भी व्यक्ति नाप तौल में गड़बड़ी करता था, उस व्यक्ति का जितनी भी गड़बड़ी होती थी उतना ही उसके शरीर से मांस कटवा लिया जाता था। तो ऐसा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ साथ स्थायी सेना का बंदोबस्त भी किसने किया था? तो स्थायी सेना का बंदोबस्त भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इससे ही आप दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखेंगे। बात की जाए फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो है जजिया कर लगाया हुआ था। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर बात की जाए कौन सा शासक था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सब आप अच्छे से कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व में यानी कि सबसे पूर्व में आपके भारत के साथ बनाने वाला सबसे लंबी सीमा कौन सा देश है? ऑप्शन ए है चीन, बी है म्यांमार, सी है थाईलैंड और डी है वियतनाम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूर्व में भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है म्यांमार। और म्यांमार की अगर राजधानी की बात की जाए तो वह क्या हो जाएगी? नेपई तेव। नेपई तेव क्या हो जाएगी? म्यांमार की राजधानी हो जाएगी। देन आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने, संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, बी है चैतन्य महाप्रभु, सी है स्वामी हरिदास और डी है रामानंद। तो जो संत कबीर थे वह शिष्य थे रामानंद के, या कह सकते हैं कि कबीर के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? तो रामानंद नाम था। तो यहाँ पर आपके जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उनकी श्रृंखला समाप्त होती है। इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अपनी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं? फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।